क्या कभी ऐसा सोचा है कि कोई एक इंसान हो जिसकी कविताएं सत्ता को चुनौती दें और जिसकी कहानियां बच्चों की पूरी एक पीढ़ी को सपने देखना सिखा जाएं? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक हिंदी साहित्य की एक ऐसी ही सबसे वर्सेटाइल आवाज की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चलिए उनकी दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। ये देखिए, ये सिर्फ एक खूबसूरत लाइन नहीं है। सक्सेना जी के लिए ये एक उसूल था, एक सिद्धांत। वो मानते थे कि बच्चों का साहित्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक सोचने समझने वाले, एक कल्पनाशील समाज को बनाने का सबसे जरूरी टूल है। अपने समय के हिसाब से ये एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी, और शायद आज तो ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स राइटर को समझने के लिए आइए उनके जीवन के पूरे सफर पर एक नज़र डालते हैं, उनकी शुरुआत से लेकर उस विरासत तक जो वो हमारे लिए छोड़ गए। हर पड़ाव उनकी शानदार शख्सियत की एक नई परत खोलेगा। जरा सोचिए, एक ही इंसान के अंदर एक पत्रकार की पैनी नज़र है, एक कवि का नर्म दिल है, एक नाटककार की विद्रोही आवाज है, और बच्चों के कहानीकार का भोलापन भी। बस यही तो थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, एक ही इंसान में जैसे रचनात्मकता का पूरा ब्रह्मांड समाया हो। लेकिन सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये अनोखी पर्सनालिटी बनी कैसे? चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं, उनके शुरुआती दिनों में, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया को देखने का उनका नजरिया कहाँ से बना। जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई, उनका प्रोफेशनल करियर तो मानो तूफान की रफ्तार से शुरू हो गया। एक दफ्तर की नौकरी से लेकर ऑल इंडिया रेडियो तक, हर एक कदम उन्हें उनकी मंजिल के और करीब ले जा रहा था। और मंजिल थी एक ऐसी जिंदगी जो पूरी तरह से शब्दों की ताकत के नाम हो। वैसे तो आज हम उन्हें ज्यादातर एक कवि के रूप में जानते हैं, लेकिन उनके अंदर के पत्रकार को हम भूल नहीं सकते। अखबारों के दफ्तरों में ही तो सक्सेना जी ने अपनी सोच को धार दी थी, और एक ऐसी पब्लिक वॉइस बने जिसे कोई नजरअंदाज कर ही नहीं सकता था। वो अपने समय के एक सच्चे इतिहासकार थे। और फिर 1964 में आया एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। उन्होंने रेडियो की एक सिक्योर नौकरी छोड़ दी और दिनमान जैसे एक क्रांतिकारी मैगजीन को ज्वाइन कर लिया। और वो भी किसके बुलावे पर? महान लेखक अज्ञेय के। ये सिर्फ नौकरी बदलना नहीं था, ये उस दौर की पत्रकारिता के समोकेंद्र में छलांग लगाने जैसा था। और पता है, यही बात उन्हें सबसे खास बनाती थी, उनकी रेंज। सोचिए, एक तरफ दिनमान में देश के बड़े बड़े मुद्दों पर तीखी टिप्पणी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पराग में बच्चों के कोमल मन को संवार रहे हैं। ये कमाल का संतुलन था, ऐसा बैलेंस जो बहुत कम लोग बना पाते हैं। लेकिन न्यूज़रूम के शोरगुल से दूर एक और गहरी धड़कन थी, एक दिल था जो कविताओं में धड़कता था। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी उस पहचान की जिसने शायद उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया, एक कवि के रूप में उनकी पहचान की। वो कोई ऐसे वैसे कवि नहीं थे, वो नई कविता आंदोलन की सबसे मजबूत आवाजों में से एक थे। ये वो आंदोलन था जो पुराने ढर्रे को तोड़कर आम आदमी की बात करना चाहता था। और यहाँ देखिए, फिर से अज्ञेय का नाम आता है, जिन्होंने उन्हें पत्रकारिता में गाइड किया और कविता के आसमान में भी एक मजबूत जगह दी। ये एक ऐसा क्रिएटिव रिश्ता था जिसने पूरी पीढ़ी पर अपनी छाप छोड़ी। काठ की घंटियां या खूंटियों पर टंगे लोग, ये नाम ही बहुत कुछ कह जाते हैं, है ना? उनकी कविता किसी महल में नहीं रहती थी, उसमें गीली मिट्टी की खुशबू आती थी, रोज की जिंदगी का दर्द और अंधेरे कोनों में छिपी एक छोटी सी उम्मीद की खुशबू। और उनकी पोएटिक करियर का सबसे बड़ा मुकाम आया एक बहुत ही खास साल में, 1983। एक ऐसा साल जो अपने साथ सबसे बड़ा सम्मान तो लाया, लेकिन एक कसक के साथ। हाँ, दुख की बात यह है कि ये सम्मान उन्हें जीते जी नहीं मिल पाया, लेकिन खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिलना इस बात पर एक पक्की मुहर थी कि उनकी आवाज उनके जाने के बाद भी बल्कि पहले से भी ज्यादा जोर से गूंज रही थी, और भारतीय कविता के इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो चुका था। लेकिन सक्सेना जी को सिर्फ पत्रकार और कवि के खांचे में रखना वैसा ही होगा जैसे किसी महासागर को देखकर सिर्फ उसकी सतह को देखना। उनकी रचनात्मकता कई ज्यादा गहरी थी और उतनी ही आसानी से दूसरी विधाओं में भी बहती थी। उनकी कलम तो एक गिरगिट की तरह थी। वो बकरी जैसा तीखा पॉलिटिकल सटायर लिख सकते थे जिसने सरकार को इतना नाराज कर दिया कि वो मुसीबत में पड़ गए
और अगले ही पल वो बच्चों के लिए बतूता का जूता जैसी मजेदार कविता भी लिख सकते थे। वो सच में शब्दों के जादूगर थे, प्लेटफॉर्म चाहे कोई भी हो। कवि, पत्रकार, नाटककार, लेकिन वो कौन सा धागा था जो इन सभी किरदारों को एक साथ बांधता था? वो कौन सी ताकत थी जो उनकी कलम को चलाती थी? उनके असली विरासत को समझने के लिए हमें उनके काम के दिल में झांकना होगा। और इसकी चाबी छिपी है एक खास विधा में, संस्मरण। ये सिर्फ यादें नहीं होती, ये यादों को कला में बदलने जैसा है, जहां सच और भावनाएं एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। और इसी विधा में सक्सेना जी ने अपने जीवन का सबसे गहरा फलसफा हमारे सामने रखा। और इस विधा में उनका सबसे शानदार काम है फादर कामिल बुल्के की कहानी। एक बेल्जियन पादरी जिन्हें भारत और हिंदी भाषा से ऐसा प्यार हुआ कि उन्होंने इसे ही अपना लिया। इस असाधारण इंसान की जिंदगी में सक्सेना जी को अपने ही उसूलों की एक झलक दिखी, समर्पण, संस्कृति से प्यार और हर सीमा से परे इंसानियत। और उस रचना का जो टाइटल है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, वो सिर्फ एक टाइटल नहीं है, वो उनके पूरे जीवन और उनके काम का निचोड़ है। इंसानियत और करुणा की वो तलाश, दूसरे के दर्द से जुड़ने की वो कोशिश, यही वो सुनहरा धागा है जो उनके लिखे हर एक शब्द को एक साथ पिरोता है। और ये हमें आज के लिए एक ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर भाग दौड़ और तनाव से भरी लगती है, उस आवाज़ के लिए कितनी जगह बची है जो हमसे इंसानियत और करुणा जैसी ज़रूरी बातें करती है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का काम हमें इसका जवाब खोजने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा।